नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष कुमार आप सभी को आपके परिवार में स्वागत करता हूं। अगर आप 10th क्लास में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको कराने जा रहे हैं मैथ का 100 नंबर की तैयारी। तो यहीं देखते हुए आज सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में, जो कि बहुत आसान लगेगा। आज चैप्टर नंबर 3 का ये परिचय वीडियो रहेगा। आज परिचय हो जाएगा, कल 3.1, फिर उसके अगले दिन 3.2, इस तरह करके हम लोग सभी चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। जानते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका परिचय, इसके बारे में कुछ जानते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण योग, इसका निरूपण कैसे होता है, यानी मतलब ये किस रूप में होता है, निरूपण कैसा होता है, किस रूप में होता है। तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 और c2 जितना बोला है सभी के सभी अचर है, जहाँ a1 b1 और c1 तथा a2 b2 और c2 ये जो है सभी के सभी अचर है। और x इसमें भी है और x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, और x और y ये जो है चार है। तो सबसे पहले जानते हैं चार और अचर ये दोनों का होता है। यहाँ पर समझते हैं, जैसे x प्लस 3 है, इसमें जो 3 है ये अचर है, और ये जो x है ये चर है। जितने भी अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, जितने भी ABCD होते हैं वे सभी के सभी चर होते हैं, और जितने भी नंबर होते हैं वे सभी के सभी अचर होते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जाने कि जितने भी नंबर होते हैं वे सभी के सभी अचर होते हैं, लेकिन और जितने भी ABCD होते हैं वे सभी के सभी चर होते हैं। लेकिन यहाँ पर a1 b1 c1, यहाँ पर c1 a2 b2 c2, इन सभी भी तो ABCD का ही फॉर्म है, ABCD का ही रूप है, लेकिन यहाँ पर इसको अचर क्या कहा गया। यहाँ पर इसको अचर इसलिए कहा गया कि ये जो a1 है b1 है c1 है, या इसके स्थान पर कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई संख्या है। जैसे जानते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है 3 और यहाँ पर है a1x, 3x a1x, तो a1 के स्थान पर क्या है 3 और b1 बराबर 5, b1 c1 बराबर 8। इसी तरह समीकरण नंबर 2 में देखेंगे a2x है, तो a2 के स्थान पर 2 है, a2 बराबर 2, b2 बराबर 7 और c2 बराबर 9। इस तरह a1 b1 c1 के स्थान पर कोई ना कोई नंबर है, इसलिए इसको अचर कहा गया, और xy के स्थान पर xy ही रहेगा, तो इसलिए इसको चर कहा गया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने वाले विधि। मुख्य रूप से तीन रूप से सॉल्व किया जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को। तो कौन प्रमुख तीन विधि है? सबसे पहले ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, और इसके बाद विलोपन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने वाले विधि, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब ये तीनों क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि को जाना जाएगा। ग्राफीय विधि, इसके बारे में कुछ बातें जान लिया जाए। इसमें अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा है। और इसका एक हल होगा। कुछ समझ में नहीं आया। A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2, जहाँ A1 A2 B1 B2 क्या है? संख्या है। जहाँ एक समीकरण में एग्जाम्पल के तहत बताया गया था A1 का स्थान पर क्या है, B1 का स्थान पर क्या है, वही है। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होंगे B1 बट्टा B2 का, तो कहेंगे वो प्रतिच्छेदित रेखा है। और इसका एक हल होगा ग्राफीय विधि। जैसे ग्राफ पर इसको x अक्ष कहा जाता है और इसको y अक्ष कहा जाता है। प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित मतलब कहीं ना कहीं दोनों रेखा एक दूसरे को एक दूसरे को काटती है, तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। तो x है और y है, दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही है कहीं ना कहीं। तो इसका कितना हल होगा? यहाँ पर बिंदु बन रहा है, तो x का मान हो गया और y का मान हो गया x y, यानी इसका मान केवल एक ही हल होगा। इसके अलावा x पर कोई इसका मान नहीं हो सकता है और इसके अलावा y रेखा पर कोई इसका मान नहीं हो सकता। जब प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी तो कितना हल हो सकता है? इसका केवल और केवल एक हल हो सकता है। इसी प्रकार A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है, तो इसको कहेंगे संपाती रेखा है। संपाती रेखा है। और इसका अनेक हल होगा। इसका अनेक हल होगा। एक कैसे? संपाती मतलब एक रेखा जा रही है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर जा रही है, तो इसको कहेंगे संपाती रेखा। जैसे ये कोई ग्राफ हो गया, इसको x अक्ष कहेंगे, इसको y अक्ष कहेंगे। ये कोई पहली रेखा है, ठीक इसके ऊपर से कोई दूसरी रेखा गुजर रही है, तो इसको कहेंगे संपाती रेखा। पहली रेखा भी इसी पर है और दूसरी रेखा भी पहली रेखा के ऊपर है, यानी दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है। नहीं, पहली रेखा नीचे है, दूसरी रेखा ऊपर है, तो इसका अनेक हल होगा। कैसे? यहाँ पे अच्छा रेखा है तो इस पर तो अनेक बिंदु होंगे, बिंदुओं के संग्रह को यही रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बिंदु है इसका x अक्ष के लिए मान यहाँ पे जो संख्या है वो होगा और यहाँ पर y अक्ष के लिए होगा। तो एक बिंदु के लिए तो इसका मान ये हो गया। यहाँ पर जो बिंदु है इसके लिए x अक्ष पर जो पहले आया था मान, अब दूसरा मान आएगा और y अक्ष के लिए दूसरा। यहाँ पर जो बिंदु है x अक्ष के लिए मान दूसरा आएगा और y अक्ष के लिए मान दूसरा आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर संपाती रेखाएं होगी तो इसका बहुत सारा हल हो सकता है। बता चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इस प्रकार एक कंडीशन और बाकी है। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का,
तो इस तरह की रेखाएं जो होगी वो समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ग्राफ हो गया, एक रेखा ऐसे गुजर रही है और दूसरी रेखा इसके समानांतर है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं न कहीं नहीं काट रही है, तो इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। तो एक बार फिर से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा है। इसका केवल और केवल एक हल होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर है तो इसको कहेंगे संपाती रेखा है। और इसका बहुत सारा हल होगा। कैसे? पहली रेखा गुजर रही है, दूसरी रेखा भी उसके ऊपर से गुजर रही है, तो बहुत सारा इसका हल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा चुका है। तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर है B1/B2 का और ये बराबर नहीं है C1/C2 का, तो कहेंगे समांतर रेखा है। और इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कहा कि दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है, दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही है, इसलिए कि इसका कोई हल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्राफिक विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अच्छा, इस तरह अगर कोई हल, अगर प्रतिच्छेदित रेखा है या फिर संपाती रेखा है, इसका कोई ना कोई हल है, इसका भी कोई ना कोई हल है, तो इन दोनों रेखाओं को कहेंगे संगत। यानी ये भी संगत है, ये भी संगत है, और ये जो है ये असंगत है। अगर क्वेश्चन दे दे और कहे कि कौन संगत है कौन असंगत है, तो इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि कौन संगत है और कौन असंगत है। A1/A2 बराबर नहीं होंगे B1/B2 का, तो कहेंगे ये संगत है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती रेखा है, तीनों बराबर है, तो कहेंगे ये भी संगत है। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 ये बराबर नहीं है C1/C2 का, तो कहेंगे समानांतर रेखा है और ये इसका कोई हल नहीं है और ये असंगत है। एक एग्जाम्पल देकर ग्राफिक विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल है x + 3y बराबर 6, इसी तरह 2x - 3y बराबर 12। यहाँ पर देखा जाए A1 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर B1 बराबर 3, 6 बराबर कुछ साइड है, बराबर किस साइड आएगा तो C1 बराबर -6, उधर है बराबर कुछ साइड है प्लस में है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका रूप था A1x + B1y + C1, तो ये C1 बराबर -6। इसी प्रकार A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -12। बताया क्या था A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो प्रतिच्छेदित रेखा है। तो देखा जाए प्रतिच्छेदित रेखा है या संपाती रेखा है या फिर समांतर रेखा है। तो कैसे? A1/A2 बराबर B1/B2। A1 का मान कितना है 1/A2 का मान 2, 1/2 = B1 का मान कितना है 3, B2 का मान -3, 1/2 not equal to -1। यानी हम कह सकते हैं A1/A2 not equal to B1/B2। A1/A2 बराबर नहीं होंगे B1/B2 का, तो इस कंडीशन में कैसी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेदित रेखा। और इसका एक हल होगा।
इसका एक हल होगा। ग्राफ बनाकर जांच कर लिया जाए कि वाकई में इसका केवल और केवल एक हल होगा। अब दोनों बराबर नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इस कंडीशन में प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है और इसका एक हल होता है। अब थोड़ा ग्राफ बनाकर जांच कर लिया जाए। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। सबसे पहले ग्राफ तो बन जाएगा, लेकिन x और y का मान निकालना होगा समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 से क्या है, x + 3y बराबर 6, x + 3y = 6 या x बराबर 6 बराबर की साइड है +3y, वो बराबर को साइड जाएगा तो -3y। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर x और y का मान को रखना होता है। x y और x के साथ अपने पास से कोई भी संख्या को हम रख सकते हैं। जैसे y के स्थान पर भी कोई संख्या रख सकते हैं, x के स्थान पर भी कोई संख्या को रख सकते हैं। y के स्थान पर 0 रख कर देखा जाए। अगर y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, देखो x बराबर 6 - 3 गुना y के स्थान पर क्या रखे हैं हम लोग 0। तो किसी भी संख्या से 0 में गुना करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 6 में से 0 घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6 - 0 तो बराबर या x बराबर 6। x 6 में से 0 जाएगा तो x बराबर 6 आएगा। y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, 6 होगा। अब इसी प्रकार 0 के अलावा कोई और संख्या रख कर देखा जाए। y के स्थान पर भी रख सकते हैं हम लोग और x के स्थान पर भी रख सकते हैं। y के स्थान पर 1 रख कर देखा जाए, 1। अगर y के स्थान पर 1 रखेंगे तो दोनों आपस में गुना है, बराबर 6 - 3 × 1 बराबर 6 - 3 बराबर 3। x का मान कितना आ गया, 3, x बराबर 3। जब y के स्थान पर हम 1 रख रहे हैं तो x का मान 3 हो जा रहा है। समीकरण 1 के लिए आ गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 से 2x - 3y 2x - 3y = 12। 2x बराबर 12 माइनस है, माइनस में 3y है, बराबर को साइड जाएगा तो प्लस का 3y। यहीं इतना ही पर जांच किया जाए। x है और y है। y के स्थान पर भी कोई संख्या रख सकते हैं और x के स्थान पर भी कोई संख्या को हम रख सकते हैं। देखा जाए y का स्थान पर अगर 0 का रखा जाए तो 3 से गुना होकर 0 हो जाएगा। 12 में 0 को जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा। 2x बराबर 12 तो x बराबर 12/2 6। देखो यहाँ पर 2x बराबर 12 + 3y 12 + 3y 2x बराबर 12 + 3 गुना 0। y का स्थान पर हम लोगों ने 0 का रखा। 2x बराबर 12 0 हो जाएगा। 12 में 0 जुटेगा तो 12 ही होगा। x बराबर 12/2 इसके साथ गुना में है, बराबर को सट जाएगा तो भागा हो जाएगा 6। x बराबर 6 है। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा। अब दूसरा कंडीशन देखा जाए। y के मान को 1 रखा जाए तो 3 × 3 = 3 15। x का मान पॉइंट में आ जाएगा 7.5 आएगा। जब 2 रखा जाए 3 दूना 6 12 6 18 9 हो जा रहा है। -2 रख कर देखा जाए, -2 3 दूना 6 -6 तो 6x बराबर 3 हो जाएगा। कोई भी संख्या को हम लोग रख सकते हैं। एक ही रख कर देखा जाए 3 × 3 पॉइंट में आ जाएगा 7.5 आएगा।
2x बराबर 12 प्लस 3 है। y का स्थान पर 2x बराबर 12 प्लस 3, y के स्थान पर हम लोग -2 रख रहे हैं, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 12 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y का स्थान पर क्या रखा गया है, -2 रखा गया है। 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 3 हो जाएगा। जब y का स्थान पर -2 रखेंगे तो x का मान 3 आ रहा है। ये अगर निकालना समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना। एक्स वाई का मान निकल गया दोनों समीकरण में। अब ग्राफ से देखा जाए। इसको कहा जाता है एक्स एक्स और इसको कहा जाता है वाई एक्स। यहाँ पे 0 होता है और इसके अकॉर्डिंग किसी का भी टेबल हम लोग रख सकते हैं। 6 है, 3 है, -2 है, एक का ही रख के देख लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पहले समीकरण एक देखा जाए। x का मान 6 है तो x का मान 6 है, y का मान 0 है, y का मान 0 इसे लिखा पड़ा तो यहीं बिंदु हो जाएगा। x का मान 6, y का मान 0। पहले x का मान लिखा जाता है। अब दूसरा मान क्या है, y का मान 1 है, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 1 3 1 यहाँ पे बन रहा है। दोनों मान निकल गया, दोनों बिंदु। अब इसके बाद इस दोनों बिंदु को मिलाया जाता है तो आपके पास स्केल होगा, स्केल रख कर बढ़िया से मिलाना। हो गया, रेखा खींच दिया गया। इस रेखा को खींचने के बाद इस समीकरण को लिखा जाता है x + 3y = 6। x + 3y = 6 पहला समीकरण था। अब दूसरा समीकरण को देखेंगे। x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर 6, y बराबर 0, यानी इसी बिंदु पर x बराबर 6, y बराबर 0। अब दूसरा मान देखा जाए 3 - 2, x का मान 3 है, y का मान -2 है, तो यहाँ पर बिंदु यहाँ पर और फिर इन दोनों बिंदु को मिलाया जाएगा। स्केल नहीं इसलिए सीधा रेखा नहीं खींचा पा रहा है। अब इस रेखा पर इस समीकरण को लिखा जाएगा 2x - 3y 2x - 3y = 12 हो गया। अब देखेंगे दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, कहाँ दोनों को एक दूसरे को काट रही है, तो वो बिंदु ये है। यहीं भी इसी बिंदु पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जिस बिंदु पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही होती है वही बिंदु इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इस बिंदु पर x का मान क्या है, इस बिंदु पर x का मान 6 और y का मान क्या है, y का मान 0। इस रेखा पर y का मान 0 है, y बराबर 0। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से समझा दिया जाए। 2 समीकरण दिया रहेगा तो समीकरण एक को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लिया जाएगा। फिर जब एक का समीकरण से x और y का मान निकल जाएगा तो फिर समीकरण 2 से x और y का मान निकाला जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि x को y की जगह पर 0 ही रखेंगे, 1 ही रखेंगे। अपने पास से जो मन करे वो संख्या को हम लोग रख सकते हैं। पॉइंट में भी आएगा तो पॉइंट में भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों का मान निकल जाएगा तो ग्राफ बनाया जाएगा। इस वाले ग्राफ को x कहा जाता है, ऊपर वाले ग्राफ को y कहा जाता है। यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको 0 कहा जाता है, 0 या फिर वो भी कह सकते हैं।
तो पहले x का मान लिया जाता है, तो x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो x का मान इस रेखा पर पॉजिटिव है, तो x का मान 6 और y का मान इस रेखा पर 0 है, तो 6 और 0 ये वाला हो गया। अब दूसरा मान देखा जाए, x का मान 3 प्लस, अगर प्लस में है तो इस साइड जाएंगे, माइनस में रहता तो इस साइड आता है, तो लेकिन यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर जाएंगे, x का मान 3 और y का मान 1, y रेखा पर वो एक जो है वो प्लस में है तो ऊपर की ओर जाएंगे, अगर माइनस में होता तो नीचे की ओर आते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ पर अब पहला बिंदु ये, दोनों दूसरा बिंदु ये, दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाया जाएगा और जो रेखा खींचा जाएगा इस रेखा के ऊपर जो समीकरण रहेगा उस समीकरण को लिखना होता है। उसी प्रकार जो समीकरण दो से जो मान निकाले थे हम लोग उसको बिंदु देकर दर्शाया जाएगा। 6x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 y का मान इस रेखा पर 0 है तो 6 और 0 हो गया। इसी प्रकार x का मान 3 और y का मान -2, x का मान 3 y का मान माइनस में है तो नीचे आएगा यहाँ पर -2, तो 6 0 3 -2, दो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, दोनों बिंदुओं को मिलाया जाएगा और जो रेखा खींचा जाएगा उसके ऊपर इस समीकरण को लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखा जाएगा दो रेखाएं बन रही है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पे जो बिंदु है इस बिंदु का मान जो होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये जो बिंदु है इस बिंदु पर x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0।